संप्रेषण बाधाओं का निवारण। संप्रेषण के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, जिनका निवारण वर्णन ऊपर किया है। इन बाधाओं को दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है प्रत्यक्ष संप्रेषण। संप्रेषण का सबसे सही माध्यम प्रत्यक्ष संप्रेषण होता है। प्रत्यक्ष संप्रेषण में त्रुटि की समस्या कम रहती है एवं समय रहते समस्याओं के निजात मिल जाती है। प्रत्यक्ष संप्रेषण से सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है और प्रभावी संप्रेषण के मार्ग में आ रही समस्याओं को दूर किया जाना आसान होता है। साथ ही संसाधनों, समय आदि की कम खपत के कारण यह संप्रेषण प्रभावशाली होता है। अतः प्रत्यक्ष संप्रेषण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा है विश्वास का वातावरण। संप्रेषण के दौरान सबसे बड़ी समस्या विश्वास अविश्वास को लेकर आती है, क्योंकि सूचना की सत्यता कितनी सही है और कितनी गलत, यह उसके विश्वास और विश्वास पर निर्भर करता है। अतः विश्वास का वातावरण तैयार करते हुए संप्रेषण के मार्ग में आ रही समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तीसरा है प्रौद्योगिकी का प्रयोग। आज भी कई विभाग या संगठन ऐसे हैं जहां पर लिखित संप्रेषण पर बल दिया जाता है। इससे समय की बर्बादी, संसाधनों की बर्बादी और उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। जबकि आज के समय में ईमेल, व्हाट्सएप आदि ऐसे माध्यम हैं जिनके उपयोग से संप्रेषण को न केवल तीव्र किया जा सकता है, बल्कि संसाधनों की बचत करते हुए उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। चौथा है सौहार्दपूर्ण माहौल का विकास। सौहार्दपूर्ण वातावरण के अभाव में संप्रेषण प्रभावित होता है और सूचना के गंतव्य तक पहुंचने में विलंब के कारण वास्तविक लक्ष्य को जानने में असफलता मिलती है। अतः सौहार्दपूर्ण वातावरण और मिलनसार व्यवहार के माध्यम से संप्रेषण को बढ़ाया जाना आसान होता है। पांचवा है भाषा शैली। गलत भाषा शैली का प्रयोग संप्रेषण को प्रभावित करता है, क्योंकि कई बार सूचना जिस संदर्भ में भेजी गई उसकी व्याख्या गलत शैली में होने की वजह से संप्रेषण सही नहीं हो पाता है। अतः सरल भाषा शैली, प्रवाहपूर्ण भाषा शैली एवं बोधगम्य भाषा शैली संप्रेषण को प्रभावी कर सकती है। छठवां है व्यवस्थित संप्रेषण व्यवस्था। व्यवस्थित संप्रेषण से संसाधन की कमी में से अक्सर संप्रेषण के मार्ग में बाधा आती है। अतः बेहतर प्रबंधन के द्वारा संप्रेषण व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, जिससे संप्रेषण के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर किया जाना आसान होता है। जन मीडिया एवं समाज। सामाजिक परिवर्तन के सर्वश्रेष्ठ वाहक के रूप में मीडिया लोगों की चेतना को जागृत कर उन्हें एक लक्ष्य प्रदान करती है। वर्तमान समय में मीडिया में बढ़ता जा रहा उपभोक्तावाद निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि मीडिया का कार्य सिर्फ सूचना एवं मनोरंजन करना नहीं, बल्कि लोगों को सभी क्षेत्रों में जागरूक करते हुए स्वच्छ और नैतिक जनमत तैयार करना भी है। मीडिया और समाज में घनिष्ठ संबंध होता है। तकनीकी के क्षेत्र में विकास होने से हमारे समाज में अवलोकन करने व सोच विचार में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसमें सूचना पाने के तरीके व माध्यम काफ़ी विकसित हुए हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मीडिया की भूमिका हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। इसलिए मीडिया को भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया और समाज अपने विभिन्न क्रियाकलापों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मीडिया समाज के प्रत्येक क्रियाकलाप को प्रस्तुत कर रहा है और अपने प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को अच्छाई, बुराई, सच झूठ से अवगत कराता है और समाज व देश के विकास हेतु प्रेरित करता है। इसलिए मीडिया को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। मीडिया का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ मीडिया। मीडिया शब्द लैटिन भाषा के शब्द मीडियम से बना है। इसका अर्थ माध्यम है। यह शब्द रिपोर्ट को संबोधित नहीं करता है। वास्तव में जब प्रिंट, रेडियो एवं टेलीविज़न की सामूहिक रूप से बात की जाती है तो यह मीडिया बन जाता है, अर्थात इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया शामिल हैं। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है एवं देश दुनिया में घटित घटनाओं की जानकारी लेने में रुचि लेता है, अतः उसकी इस प्रवृत्ति को उल्लेखनीय रूप से शांत करने के लिए मीडिया का जन्म हुआ। वर्तमान के इसका दायरा विस्तृत रूप से ले चुका है। मीडिया की विभिन्न पत्रकारों एवं लेखकों ने निम्न परिभाषाएं दी हैं। डेनियल मैकविल के अनुसार
मीडिया समाज परिवर्तन की यंत्र शक्ति है। रश्मि बोहरा के अनुसार मीडिया समाज का दर्पण है। आर के मजुमदार के अनुसार मीडिया वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज शिक्षित होता है। कृष्ण कुमार के अनुसार मीडिया वह साधन है जिसके द्वारा नागरिकों को उनके अधिकारों का आभास होता है। मीडिया का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीडिया। मीडिया का मूल उद्देश्य सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना है। संपूर्ण मीडिया इन्हीं 3 उद्देश्यों के 7 तत्वों को स्वयं में समाहित किए हुए है। मीडिया संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। यह अपनी बहुमुखी प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति और समाज के जीवन की गहराई की अनुभूति कराता है। समाज का कोई पक्ष हो, राष्ट्र की कोई चिंता हो, वह मीडिया के द्वारा ही फलीभूत होती है। यही कारण है कि सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों तथा आडंबरों के विरुद्ध मीडिया निरंतर संघर्ष करता है तथा लोकहित, लोक कल्याण उसका प्रमुख पक्ष रहा है। वह जनता को शिक्षित करने से लेकर उस तक सच झूठ की वास्तविकता को सामने लाने का सूत्रधार रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मीडिया का एक नया स्वरूप समाज में तीव्र गति से अपना प्रसार कर रहा है। मीडिया का यह नया स्वरूप है सोशल मीडिया। मीडिया का कार्य क्षेत्र, फंक्शनल एरिया ऑफ मीडिया। पहला, सूचना उपलब्ध कराना। मीडिया का सर्वप्रथम कार्य जनमानस तक सूचना को उपलब्ध कराना है। सूचनाएं समाज के विभिन्न मुद्दों पर आधारित हो सकती हैं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की भी हो सकती हैं। शिक्षित करना। मीडिया का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य लोगों को शिक्षित करना है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनसे समाज में शिक्षा का प्रसार होता है। समाचार पत्र ऐसे आलेख प्रकाशित करते हैं जो समाज से जुड़े होने के साथ साथ समाज के सभी वर्ग को शिक्षित करता है। इसके अतिरिक्त यह देश की संस्कृति के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है मनोरंजन करना। मीडिया द्वारा सूचनाएं एवं शिक्षा प्रदान करने के पश्चात तीसरा कार्य मनोरंजन करना होता है। लोगों का स्वस्थ मनोरंजन करना मीडिया का दायित्व है। निगरानी करना। मीडिया का एक बड़ा कार्य निगरानी करना है। ये निगरानी ऐसे मामलों से संबंधित है जिनसे समाज दूषित होता है। भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करना तथा कुछ गलत होते देख उसे जनता के सामने लाना आदि कार्य मीडिया के निगरानी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। पांचवा है विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना। मीडिया विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराता है। समाचार पत्रों में किसी विषय विशेष पर पाठकों की राय मांगी जाती है एवं साथ ही उस मुद्दे से जुड़े विशेषज्ञों की राय भी प्रकाशित की जाती है। इसके अतिरिक्त टीवी चैनलों पर सामूहिक चर्चा तथा वाद विवाद का मंच उपलब्ध कराकर मीडिया लोगों को वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। जन मीडिया एवं समाज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जनसंचार की वास्तविक शुरुआत भारत में प्रिंट मीडिया से मानी जाती है। प्रिंट मीडिया के पत्रकार समाज निर्माण के लिए जो त्याग करते हैं उनसे समाज प्रभावित होता है। गांधी जी का कथन है कि पत्रकारिता का उद्देश्य जन सेवा है। देश की स्वतंत्रता के समय भारत में 6 रेडियो स्टेशन और 8 ट्रांसमीटर थे। लेनिन का कथन है, रेडियो बिना कागज और बिना दूरी का समाचार पत्र है। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 में दिल्ली से शुरू किया गया था। वर्ष 1975 में भारत में उपग्रह द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग किया गया। इसे सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया था। सोशल मीडिया। वर्तमान समय में मीडिया के नवीन रूप सोशल मीडिया को लोकप्रियता से शिखर पर देखा जा रहा है। इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग से इस मीडिया को नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। वर्तमान समय में यूट्यूब, ब्लॉग, फेसबुक, न्यूज़ पोर्टल, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। सोशल मीडिया के प्रकार। सोशल मीडिया के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है यूट्यूब। यूट्यूब इंटरनेट पर गूगल समूह द्वारा संचालित एक वीडियो अपलोड एवं संग्रह स्थल है। यह इंटरनेट पर गूगल वीडियो के बाद अपने प्रकार का सबसे व्यापक स्थल है। इसकी स्थापना फरवरी 2005 में स्टीव चैन, चार्ल्स हर्ले, जावेद करीम के प्रयासों से हुई थी, जिसे नवंबर 2006 में
गूगल ने खरीद लिया। इसमें लाखों वीडियो उपलब्ध हैं। यहाँ प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम, चलचित्र अंश, संगीत, मूवियों, वृत्तचित्र, व्यक्तिगत प्रस्तुतियाँ आदि उपलब्ध होते हैं। इन सभी के भंडार में से अपनी पसंद के वीडियो चुने जा सकते हैं। दूसरा है ब्लॉग। ब्लॉग वेब लॉग का संक्षिप्त रूप है, जो अमेरिका में वर्ष 1997 के दौरान इंटरनेट में प्रचलन में आया। वर्ष 1999 में पीटर मरहोच ने ब्लॉग शब्द का प्रयोग अपनी निजी वेबसाइट पर किया। प्रारंभ में कुछ ऑनलाइन जर्नल्स के ब्लॉग प्रकाशित किए गए थे, जिसमें इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाशित समाचार, जानकारी इत्यादि लिंक होते थे तथा ब्लॉग लिखने वालों की संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी इनमें होती थीं। इन्हें ही ब्लॉग कहा जाने लगा। ब्लॉग लिखने वाले ब्लॉगर कहलाने लगे। प्रायः एक ही विषय से संबंधित आंकड़ों और सूचनाओं का यह संकलन ब्लॉग तेजी से लोकप्रिय होता गया। ब्लॉग लिखने वालों के लिए प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कुछ विषय जैसे कि HTML भाषा का ज्ञान होना आवश्यक था, परंतु इसमें संभावनाओं को देखते हुए ब्लॉग लिखने और उसको प्रकाशित करने के लिए कुछ वेबसाइटों ने मुफ्त और अत्यंत आसान उपकरण उपलब्ध कराए, जिसमें ब्लॉग लिखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान आवश्यक नहीं होता है। ब्लॉग विश्व की सभी भाषाओं में सभी काल्पनिक विषयों में लिखे जाने लगे। ब्लॉग को विश्व में आम लोगों में भारी लोकप्रियता तब मिली जब अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के दौरान एक अमेरिकी सैनिक ने अपने प्रतिदिन के युद्ध अनुभव को ब्लॉग पर नियमित प्रकाशित किया। तीसरा, ट्विटर। यह एक मुक्त सामाजिक नेटवर्किंग और सूक्ष्म ब्लॉगिंग सेवा है, जो उपयोगकर्ताओं को अपनी अद्यतन जानकारी, जो ट्वीट्स के रूप में जानी जाती है, एक दूसरे को भेजने और पढ़ने की सुविधा देता है। ट्वीट्स 280 अक्षरों तक के पाठ्य आधारित पोस्ट हैं, जो लेखक के रूपरेखा पृष्ठ पर आधारित प्रदर्शित किए जाते हैं और दूसरे उपयोगकर्ता को भेजे जाते हैं जो उसके सदस्य हैं। प्रेषक अपने समूह के दोस्तों तक वितरण सीमित कर सकते हैं अथवा डिफ़ॉल्ट द्वारा खुले उपयोग की अनुमति दे सकते हैं। उपयोगकर्ता ट्विटर वेबसाइट तथा लघु संदेश सेवा या बाह्य अनुप्रयोगों के माध्यम से ट्वीट्स भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इसकी स्थापना जैक सोशेरिया ने की थी। चौथा है फेसबुक। क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित फेसबुक अंतराल पर स्थित एक सामाजिक नेटवर्किंग की सेवा है। इसका उपयोग निःशुल्क है। यह फेसबुक इंक नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित है। इसके प्रयोक्ता नगर, विद्यालय, कार्यस्थल या क्षेत्र के अनुसार गठित किए हुए नेटवर्कों में शामिल हो सकते हैं और आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अन्य भाषाओं के साथ हिंदी में भी फेसबुक में काम करने की सुविधा है। फेसबुक की स्थापना हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मार्क जकरबर्ग ने की थी। नोट: वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, मैसेजिंग आदि सभी सुविधाएं जब एक स्थान पर मिलने लगती हैं तो इसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। पांचवा है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आधुनिक मोबाइल फ़ोन पर चलने वाली एक त्वरित मैसेजिंग सेवा है। यह भी एक निःशुल्क सामाजिक प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से लोग आपस में जुड़ते हैं तथा संप्रेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। इसकी सहायता से इंटरनेट द्वारा दूसरे व्हाट्सएप उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन पर टेक्स्ट संदेश के अतिरिक्त ऑडियो, फोटो तथा वीडियो को भेजा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में व्हाट्सएप इंक द्वारा हुई थी, किंतु फरवरी 2014 में फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया। विकिपीडिया। विकिपीडिया इंटरनेट आधारित मुक्त विश्वकोश है, जिसे GNU सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंतर्गत जारी किया गया है। जनवरी 2001 में इसकी पहली सामग्री अंग्रेजी में लिखी गई और इसकी संरचना प्रामाणिक, उपयोगी, परिवर्तनशील तथा पुनर्वितरित के लिए मुक्त तथा बहुभाषी होने के कारण तेज़ी से लोकप्रिय होती चली गई। हिंदी विकिपीडिया जुलाई 2003 में उपलब्ध हुआ और आज विश्व का प्रायः समस्त भाषाओं के लिए उपलब्ध है।
वर्तमान समय में सामग्री अनुक्रमों के आधार पर हिंदी विकिपीडिया का स्थान 100 से अधिक लेखों की सूची वाले देश पर है, जबकि जाहिर है कि अंग्रेजी 3,47,184 से अधिक लेखों के साथ पहले स्थान पर है। सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव। सोशल मीडिया के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को दो रूपों में देखा जा सकता है: सकारात्मक प्रभाव तथा नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव: दोस्तों एवं सगे संबंधियों से सीधा संपर्क, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मनोरंजन का साधन, ज्ञान का भंडार, पढ़ाई करने का नया तरीका, धन कमाने का नया साधन, बिजनेस व्यापार बढ़ाने का नया साधन आदि। नकारात्मक प्रभाव: लोगों का आदतन होना, धन की हानि, समय की हानि, यह लोगों की गैर जिम्मेदार बनाता है। झूठ या अफवाह का तीव्र प्रचार प्रसार, इसके फलस्वरूप समाज में तनाव उत्पन्न होता है। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाना आदि। संप्रेषण से संबंधित संगठन संस्थान। संप्रेषण से संबंधित संगठन संस्थान इत्यादि इस प्रकार हैं। पहला, सूचना प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक प्रमुख शाखा है, जो सूचना प्रसारण, प्रेस एवं फिल्मों से संबंधित नियम कानून निर्माण और प्रशासन का शीर्ष निकाय है। यह मंत्रालय भारत सरकार की प्रमुख प्रसारण शाखा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एवं सूचना प्रभाग का नियमन एवं नियंत्रण करता है। मंत्रालय द्वारा निर्मित नीतियों का उद्देश्य देश में लोगों के मनोरंजन के साथ साथ राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता बनाना है। प्रसारण मंत्रालय के 4 प्रभाग होते हैं: सूचना प्रभाग, प्रसारण प्रभाग, फिल्म प्रभाग और एकीकृत प्रभाग। समाचार पत्र के कामकाज पर भारतीय प्रेस परिषद नियंत्रित रखती है। सरकार की मीडिया इकाइयों में मुख्य पत्र सूचना कार्यालय, फोटो प्रभाग, समाचार पत्र पंजीयक, प्रकाशन विभाग, गीत व नाटक प्रभाग आदि हैं। दूसरा है पत्र सूचना कार्यालय। पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, पहल और उपलब्धियों के विषय में समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली प्रमुख एजेंसी है। यह प्रेस विज्ञप्तियों, प्रेस नोट, विशेष लेखों, संदर्भ सामग्री, प्रेस ब्रीफिंग आदि को संवाददाता सम्मेलन, साक्षात्कार, प्रेस दौरे और कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से सर्वत्र पहुंचाता है। इसके क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए प्रमुख सूचना कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा है आकाशवाणी 1927। वर्ष 1927 में मुंबई तथा कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से भारतीय प्रसारण सेवा की स्थापना हुई, जिसे वर्ष 1930 में सरकारी स्वामित्व में ले लिया गया। इसका प्रसारण सेवा का नाम वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो तथा वर्ष 1956 में आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लक्ष्य पर केंद्रित होकर कार्य करती है, ताकि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से जनमत के कल्याण को प्रोत्साहन दिया जा सके। 1 अप्रैल 2004 से आकाशवाणी के 12 केंद्रों से किसान वाणी कार्यक्रम शुरू किया गया। FM पर ज्ञानवाणी चैनल प्रारंभ किया गया, जिस पर शास्त्रीय संगीत, कक्षा, गणित, शिक्षक, विज्ञान व बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में 6 आकाशवाणी केंद्र थे और 11% जनसंख्या तक इनकी पहुंच थी, जबकि वर्तमान में 215 आकाशवाणी केंद्र हैं, जिनकी पहुंच देश की 99.13% जनसंख्या तक है। आकाशवाणी विविध भारती, राष्ट्रीय चैनल, FM चैनल, प्राथमिक चैनल एवं विदेश प्रसारण चैनल के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करता है। आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग भारत और शेष विश्व के बीच सूत्र का कार्य करता है। यह इस समय 100 देशों के लिए 16 विदेशी तथा 11 भारतीय भाषाओं में प्रसारण करता है। चौथा है फिल्म विभाग। फिल्म इंस्टीट्यूशन 1943। वर्ष 1943 में स्थापित इंडियन न्यू परेड तथा इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया का पुनः नामकरण कर जनवरी 1948 में फिल्म विभाग का गठन किया गया। सिनेमेटोग्राफ
अधिनियम 1952 के अंतर्गत केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाणन करता है। भारतीय बाल फिल्म समिति की स्थापना वर्ष 1955 में बच्चों को फिल्मों से उच्च आदर्शों की प्रेरणा देने वाला मनोरंजन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे की स्थापना वर्ष 1964 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र मीडिया इकाई के रूप में की गई। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी, जबकि वर्ष 1988 में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और फिल्म वित्त नियम के विलय के बाद इसका पुनर्गठन किया गया। इस निगम का उद्देश्य भारत में सिनेमा की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा श्रव्य दृश्य एवं संबंधित क्षेत्रों में अति आधुनिक प्रौद्योगिकी विकसित करना है। पांचवा है प्रेस एंड प्रिंट मीडिया। वर्ष 1953 में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 जुलाई 1956 को भारत के समाचार पत्र पंजीयक या प्रेस पंजीयक का कार्यालय अस्तित्व में आया। दिल्ली में 11 भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र में 10 भाषाओं में, केरल तथा कर्नाटक में 9 भाषाओं में तथा पश्चिम बंगाल में 7 भाषाओं में प्रकाशन हुआ। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समाचार पत्रों का पंजीकरण हुआ। महाराष्ट्र से प्रकाशित हो रहा बॉम्बे समाचार देश का सबसे पुराना अखबार है। प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। छठवां है दूरदर्शन। दूरदर्शन का प्रथम प्रसारण 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी भवन नई दिल्ली से किया गया। वर्ष 1965 में दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिन का नियमित प्रसारण शुरू हुआ, जिसकी प्रथम न्यूज़ रीडर प्रतिभा पुरी बनी। रंगीन प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के दौरान हुई। शिक्षा तक सबकी पहुंच कायम करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ने 26 जनवरी 2000 से शैक्षणिक चैनल ज्ञान दर्शन आरंभ किया। यह चैनल इग्नू और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। यह शिक्षा के प्रति समर्पित भारत का प्रथम चैनल था। किसानों को कृषि संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से 26 मई 1915 को डीडी किसान चैनल शुरुआत की गई। सातवां है प्रसार भारती। 1997 लोगों को शिक्षा, सूचना तथा मनोरंजन प्रदान करने के उद्देश्य से 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें एक अध्यक्ष, एक मुख्य अधिकारी, एक वित्त सदस्य तथा 6 अंशकालीन सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा का प्रारंभ प्रसार भारती द्वारा वर्ष 2004 में किया गया। प्रसार भारती देश में सार्वजनिक प्रसारण सेवा से है। आठवां हमारा पॉइंट है समाचार एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी। भारत की समाचार एजेंसियों का विवरण निम्न प्रकार है। पहला है नेशनल न्यूज़ सर्विस 1922। भारत में समाचार पत्रों के विकास और उनकी विभिन्न प्रकार के समाचारों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 1922 में नेशनल न्यूज़ सर्विस की स्थापना की गई। सेकंड है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947। यह भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है जो बिना किसी लाभ के चलाई जाने वाली सहकारी संस्था है। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई तथा 1 फरवरी 1949 से इसने अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दी। तीसरा है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया 1959। इसकी स्थापना वर्ष 1956 के कंपनी कानून के अंतर्गत 19 दिसंबर 1959 को हुई। वर्ष 1982 में इसने पूर्ण रूप से हिंदी तार सेवा यूनिवार्ता का आरंभ किया, जो भारत की पहली हिंदी समाचार एजेंसी बन गई। यूएनआई विश्व की सबसे बड़ी सूचना कंपनी राइटर के माध्यम से विश्व के समाचार वितरित करती है। चौथा है भारतीय प्रेस परिषद 1966। इसकी स्थापना समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करने
और भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने और इसमें सुधार लाने के उद्देश्य से संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत की गई। इस परिषद के अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। परिषद की आय के अपने स्रोत हैं। यह पंजीकृत समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों से शुल्क प्राप्त करती है। 5वां है गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पुल 1976। यह गुटनिरपेक्ष देश की समाचार एजेंसियों के बीच समाचार आदान प्रदान करने की व्यवस्था थी। यह वर्ष 1976 में शुरू हुई। इसमें समाचार भाषाओं में प्रेषित किए जाते थे। 4 भाषाएं में प्रस्तुत किए जाने वाली भाषाएं हैं अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी। 6वां है यूनिवार्ता 1982। भारत में पहली बार इस बात की कोशिश की गई कि हिंदी और भारतीय भाषी पत्रों की एक ऐसी समिति हो जो सभी दृष्टि से परिपूर्ण हो, अर्थात इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों के समाचार उपलब्ध हों। इस आधार पर यूएनआई ने 1 मई 1982 में हिंदी में यूनिवार्ता नाम से सेवाएं देना प्रारंभ किया, जिसे संक्षेप में यूनि लिखा जाता है। यहाँ पर हमारा यूनिट 4 संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।